आज हम बात करते हैं कि फैमिली कोर्ट में केस कैसे फाइल करेंगे। आज हमारा डिस्कशन जिस पॉइंट पे है कि फैमिली कोर्ट में किस किस तरीके के केस और कैसे कैसे केस फाइल होंगे और किस किस नेचर के केस फैमिली कोर्ट में फाइल होते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि फैमिली कोर्ट में जो केस फाइल होता है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इन नेचर का होता है। सबसे ज्यादा जो मशहूर होता है वो होता है 125 का, यानी मेंटेनेंस का केस है, और 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है। ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मेंटेनेंस जो फाइल होती है वो सिर्फ बीवी के लिए होता है या बीवी हस्बैंड के खिलाफ फाइल करती है, जबकि उसमें यह दिया हुआ है कि जो परिवार का सदस्य इनकैपेबल हो, उसमें में से मदर फादर भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं। इस तरीके से उसमें कई एक चीजें हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, देखकर उसको लाइवली डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक तो तलाक का केस है। अब तलाक के मामले पे बहुत सारे लोग जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि तलाक के मैटर पे जैसे हिंदू मैरिज है तो तलाक जो होगा वो हिंदू मैरिज के तहत होगा। अगर मुस्लिम में तलाक का जो रेशियो आएगा वो किस सेक्शन में और किस प्रोविजन में फाइल होगी, इस पे भी ज्यादातर लोगों के बीच में डिस्प्यूट है। ज्यादातर लोग तलाक जो फाइल करते हैं वो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत फाइल कर देते हैं, जबकि मुस्लिम लॉ में मुस्लिम पर्सनल शरीयत लॉ एक्ट है 1937, उसके सेक्शन 3, उसका सेक्शन 2, 3 एंड 4, ये चारों मिला करके उसमें फाइल होता है। वो कंजुगल राइट वगैरह के भी उसमें डिस्कशन है। हम उस एक्ट पे भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि हिंदू मैरिज से कोई भी डिग्री, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई डिग्री डाइवोर्स की अलाउ हो गई या डिसअलाउ हो गई, दोनों सूरतों में अगर वहां से मैरिज को डिसोल्यूशन कर दिया जाता है या मैरिज डिसोल्यूशन के पिटिशन को रिजेक्ट किया जाता है, तो उसके साथ में रेमेडी क्या होगी। ऐसे ही अगर मुस्लिम पर्सनल शरीयत लॉ एक्ट 1937 के तहत किसी भी तलाक की पिटिशन को अलाउ कर दिया गया हो या तलाक की पिटिशन को डिसअलाउ यानी रिजेक्ट या डिसमिस कर दिया हो, तो ऐसी सूरत में अगर उसके खिलाफ, उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल करना होगा तो अपील कहां फाइल होगी, इस पॉइंट पे भी हम डिस्कशन करते हैं। वैसे अपील जो भी फाइल होगी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, वो हाई कोर्ट में फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत फाइल होगी। उसमें कितना लिमिटेशन होगा उस पे हम जिक्र करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 125 सीआरपीसी है क्या, उसके बाद में उसकी फाइलिंग कैसे होती है, उसकी लाइव फाइल कैसे होगी, उन सारी चीजों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम आ जाते हैं 125 सीआरपीसी पे। वन 125 सीआरपीसी यहां से इंपोर्ट कर देना। 125 सीआरपीसी ये खुल कर करके स्क्रीन पे आ गया। 125 सीआरपीसी ये कहता है कि ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो जिन लोगों के बीच में ये भ्रम है कि 125 का जो मुकदमा फाइल होता है वो सिर्फ उसके लिए फाइल वाइफ फाइल करती है, ऐसा नहीं है। वो बच्चों की तरफ से भी फाइल होगा और पेरेंट्स की तरफ से भी फाइल होगा। उसके बाद में एनी पर्सन सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन, इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद में हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन। जो लोग कहते हैं कि 125 सिर्फ वाइफ की तरफ से फाइल होता है, जबकि वाइफ जो है ये अनेबल टू मेंटेन के 125 सबसेक्शन 1 के क्लास ए में है, जबकि उससे पहले वाइफ और चिल्ड्रन और पेरेंट्स का डिस्कशन है। हालांकि इस पेरेंट्स के बारे में एक सीनियर सिटीजन एक्ट अलग से है जो 2007 का है, उसमें भी मेंटेनेंस को अलग से डिफाइन किया गया है। वो एक अलग टॉपिक है जिस पे हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हिज लेजिटिमेट आर माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड आर नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, यानी इसमें यह कहा गया कि वो बच्चे जो अपने को मेंटेन कर सकते हैं वो चाहे मैरिड हो और चाहे मैरिड ना हो। इसकी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मैरिड हो गए हैं उनको मेंटेनेंस लेने का राइट नहीं है, जबकि एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि चाहे वो मैरिड हो चाहे ना हो। अब इसी तरीके से अगर देखेंगे तो यहां पे सी में है कि हिज लेजिटिमेट इलिजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग मैरिड डॉटर हु इज अटेन मेजॉरिटी। इस पे भी बहुत सारा कोर्ट का डिबेट है, लेकिन मोटी मोटी चीजें मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उसमें वाइफ क्लेम कर सकती है, चाइल्ड क्लेम कर सकते हैं और पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस का जो बेसिक फीचर है 125 का वो ये है। बाकी बहुत सारा डिस्कशन यहां पे माइनर किसे कहेंगे, माइनर का डिस्कशन है कि जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है 1875 उसके तहत माइनर बच्चे भी कंपनसेशन क्लेम करते हैं और ऑन बिहाफ ऑफ अ मेजर पर्सन जो उनके साथ में होता है फाइलिंग के समय वो उसमें क्लेम करते हैं। वाइफ की डिफिनेशन यहां पे दिया हुआ है। अब एक तरक्की याफ्ता दौर के हिसाब से अगर कोई आदमी लिव इन रिलेशन में रहता है तो क्या वो मेंटेनेंस पाने का हकदार है या नहीं, इसके बारे में एक बड़ा डिबेट है। उसके बारे में बहुत सी ऑनरेबल कोर्ट ये कहती है कि उनके जरिए से जो बच्चे पैदा होंगे वो लीगलाइज होंगे और अगर वो लड़के मेंटेनेंस का क्लेम करते हैं तो उनका राइट है। लेकिन वाइफ के बारे में बहुत सारे ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट है कि लिव इन रिलेशंस पे रहने वालों को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में भी एक अलग चैप्टर है जिसपे अलग डिस्कशन करेंगे। अब यहां पे लिखा हुआ है कि सच अलाउंस शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर आर इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। यानी जिस दिन मान लीजिए कि आज के दिन से एप्लीकेशन फाइल हुई और ये 2 साल के बाद डिसाइड होती है तो कोर्ट क्या कर सकती है, ऑन द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन, जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल हुई थी उस दिन से मेंटेनेंस दे सकती है, या जिस दिन से ऑर्डर कर रही डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस को ऑर्डर कर सकती है। वो दोनों तरह से कोर्ट को ये पावर है और एक्ट का ये प्रोविजंस 2 में दिया हुआ है। अब उसके बाद में दिया हुआ है 125(3) में कि इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्स फेल विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई द ऑर्डर, यानी 125(3) में ऑर्डर कंप्लाई करने का वो दिया हुआ रीजंस कि कैसे कैसे कंप्लाई करेंगे। फिलहाल इस पे हम डिस्कस नहीं करते हैं। अब यहां पे जो 5 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे 4, नो वाइफ शैल बी इंटाइटल टू रिसीव अलाउंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन एडल्टरी। यानी 125(3) जो सेक्शन है वो दैट इज वेरी 125 सब क्लास 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिना पे ऑनरेबल कोर्ट क्या करेगी, मेंटेनेंस को या मेंटेनेंस पिटीशन को रिफ्यूज कर सकती है। वजह कि जैसे 2 लोगों के बीच में शादी हो गई या वाइफ का पहले से एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर अगर किसी से है तो रह किसी और के साथ रही है, मेंटेनेंस किसी और से क्लेम कर रही है, तो अगर केस में यह साबित हो गया कि अडल्ट्री है या अडल्ट्री प्रूफ हो जाए, या बच्चलन औरत है या बच्चलन औरत होना प्रूफ हो जाए, या कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा आ जाए
तो कोर्ट क्या कर सकती है, रिफ्यूज कर देगी 125 की एप्लीकेशन पे। इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने बना रखा, वो उसको आप देख सकते हैं। अब आगे आगे बढ़ते हैं कि ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग एडल्ट्री or that without sufficient reason she refused to live with her husband। देखिए 125(4) जो कहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 125(4) कहता है कि इसमें भी रिफ्यूज किया, मतलब कोर्ट क्या करेगी, 125 की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकती है। उसके पीछे दो रीजन और भी होंगे, या तो वाइफ अडल्ट्री हो यानी बच्चलन हो, और दूसरा यह है कि बिना किसी कारण के वाइफ अपने हस्बैंड का साथ छोड़ करके अलग रह रही हो, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या कर सकती है, वो रिफ्यूज कर सकती है। यानी ऐसी कोई रीजन ना हो जिसकी वजह से हस्बैंड को छोड़ा जा सकता है या हस्बैंड के साथ नहीं रहा जा सकता है, तो ये पिटीशन डिसमिस हो जाएगी। आर दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, और अगर दोनों लोग अपनी मर्जी से म्यूचुअली सहमति से रह रहे हैं तो ऐसी भी सूरत में मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। द मजिस्ट्रेट शैल कंसील द ऑर्डर, या मजिस्ट्रेट शैल कंसील द ऑर्डर, यानी ऐसी परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो गई कि वाइफ क्या है, बदचलन है, बदचलन, और दूसरी क्या हो गई, कोई ऐसा खास रीजन नहीं है, कोई खास रीजन नहीं है, रीजन जिसकी वजह से वाइफ अलग रहे, और तीसरी क्या है, या तो म्यूचुअली लोग अलग रह रहे हो यानी राजी खुशी से लोग अलग रह रहे हो, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है कौन से ऑर्डर को कैंसिल कर देगी, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा वो कैंसिल कर देगी। अब ये बात रही, हम बात कर ये डिस्कशन है 125 पे। जब भी आप 125 का केस फाइल करें मेंटेनेंस को, तो एक बार 125 के केस को समझ लेना जरूरी है। अब 125 का जो प्लेंट होगा, बेसिकली उस प्लेंट को भी आप एक बार गो थ्रू होंगे। बेसिकली एक केस हम जो डिस्कस करेंगे इसके बाद में, वो मुस्लिम शरीयत पर्सनल लॉ का। अच्छा, अभी मुस्लिम शरीयत पर्सनल लॉ का कर रहे हैं, तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पिटीशन कैसे फाइल होगी, और ट्रिपल तलाक का जो जजमेंट आया था ऑनरेबल अपील्स कोर्ट का, उसके बाद में भी बहुत सारे लोगों को इस बारे में काफी कंफ्यूजन है कि ट्रिपल तलाक के बाद में तलाक देने की प्रक्रिया और प्रोसीजर क्या और कैसे होगी। कई लोग भी इस चीज में भ्रमित हैं। तो सबसे पहले यह समझना है कि ट्रिपल तलाक का जो वर्डिक्ट है वो मुस्लिम शरीयत पर्सनल लॉ एक्ट एप्लीकेशन एक्ट 1937 को कहीं पे भी ओवर रूल या ओवरलुक नहीं किया है। बाद में जो पार्लियामेंट ने भी उसमें इनेक्टमेंट किया है, उसमें भी इस एक्ट को कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं किया है। यानी जो तलाक देने का प्रोसीजर इसमें द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, वो एज इट इज अभी भी लागू हो और कोर्टों में उसका कंसिडरेशन होता है। अब इसमें बेसिकली पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन, तीसरा, चौथा, इसमें जो मेन सेक्शन है वो एप्लीकेशन फर्स्ट जो है वो तो ये मतलब एक्ट के बारे में बताता है, और दूसरा जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बता रहा है कि जो एनी कस्टम आर यूसेस टू द कंट्रेरी इन ऑल क्वेश्चन से क्वेश्चन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड रिगार्डिंग इंस्टीट सक्सेशन प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल इंक्लूडिंग पर्सनल प्रॉपर्टी inherited are obtained under the contract or gift of any provision of personal law, marriage dissolution। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे,
जो हम जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि मैरिज डिसोल्यूशन है, यानी तलाक के बारे में डिस्कशन किया है, यहां पे आगे चल करके इसको और डिफाइन किया, इंक्लूडिंग तलाक, इला, उसके बाद में कहा जहर, लियन, खुला, यानी ये जितने वर्ड यूज किए गए हैं ये इज अबाउट टू तलाक। इसमें क्या कहा गया, मुहारात, मेंटेनेंस, डोवर, गार्जियनशिप, गिफ्ट, इसके बाद में बहुत सारे वर्ड्स का इसमें यूज है। तो हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ तलाक के उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि उस पे मेंटेनेंस के क्या एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट होंगे, और इसी के संबंध में इसकी अपील वगैरह कहां जाएगी इस पे डिस्कस करेंगे। द रूल डिसीजन इन द केसेस वेयर द पार्टीज आर मुस्लिम शैल बी द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत, यानी अगर पार्टीज मुस्लिम है तो उनके लिए क्या एक्ट लागू होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937, ये उस पे लागू होगा। अब उसके बाद में ये उसका वो था, ये एक हिसाब से जो तलाक का प्रोविजन होगा वो सेक्शन 2 में ऑलरेडी डिफाइन है। ये कुछ केरला का अमेंडमेंट है। अब 3 देखिए, 3 में है, एनी पर्सन हु सेटिस्फाइड दैट अ मुस्लिम दैट इज कंपिटेंट टू कंट्रैक्ट विद इन द मीनिंग of section 11 of Indian Contract Act that he is reside under the territory वो may declare that the prescribed from before the prescribed authority declare that desire to obtain benefit the provision of section, and therefore the provision of section 2 shall apply to declare all his minor children and dependent as the addition may be। तो बेसिकली जो तलाक के प्रोविजंस दिए हुए हैं वो इसमें बहुत ओपनली नहीं दिया हुआ है कि उसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे प्रोसीजर ऑब्टेन करेंगे और किस हिसाब से फाइलिंग उसकी होगी, और ना ही सेक्शन 3 में ही किसी उसको डिफाइन किया गया। सेक्शन 4 ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको कैरी आउट करेगी, और इसमें भी बहुत अथॉरिटी का कोई जिक्र नहीं किया कि अंडर विच अथॉरिटी ये फाइल होगा या इसकी फाइलिंग होगी, क्योंकि इस वजह से इसमें बहुत सारी चीजों का डिस्कशन नहीं था। कि अब आप समझिए कि ये एक्ट जो बना था, ये एक्ट बना था 1937 में, जिस समय इंडिया के लोग अंग्रेजों से फ्रीडम चाह रहे थे, यानी ये ब्रिटिश इंडिया के दौर का एक्ट है, ब्रिटिश इंडिया के दौर का एक्ट है। तो इसलिए इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट का कंसीडर होना, मुझे नहीं लगता है कि सारी चीजें जरूरी होती हों। सेक्शन 4 पे आते हैं। सेक्शन 4 का ये हम पढ़ रहे थे, और इसमें क्या है, प्रिस्क्राइब फी पेड करना होगा, लेकिन कहीं पे ये फीस इसमें डिफाइन नहीं है। तो अगर इसमें फीस डिफाइन नहीं है तो इंडियन कोर्ट फीस एक्ट से इसका फीस तय होगा। अब इसकी फाइलिंग क्या है, नॉर्मली इसकी फाइलिंग जो है वो मजिस्ट्रेट के यहां होता है। जैसे हम रेवेन्यू के केस फाइल करते हैं उसी हिसाब से उसके कोर्ट केस फाइल होते हैं। अब एक बलरामपुर का केस है, उसी केस को हम डिस्कस करते हैं। उस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कि कैसे फाइल हुआ और उसमें किस किस तरीके से निर्णय आया। इसके बाद 2-3 चीजों का जिक्र करेंगे। देखिए, ये एक्चुअली प्लेंट है, प्लेंट ये ओरिजिनल है लेकिन साफ पढ़ने में नहीं आता है ज्यादा, लेकिन उसकी टाइप कॉपी लगी है। ये प्लेंट है, और ये कोर्ट का नाम है, यानी ये कोर्ट जो है सिविल मूलवाद के रूप में जाएगा, यानी रेगुलर सूट में जाएगा। जो तलाक की पिटीशन होगी या मुस्लिम लॉ के मुस्लिम लॉ के अंदर जो डाइवोर्स की पिटीशन होगी वो रेगुलर सूट में जाएगी, और रेगुलर सूट में उसकी नंबरिंग होगी, और मजिस्ट्रेट, इसमें चूंकि स्टैम्प कम लगता है इसलिए ये किसके पास जाएगी,
मुंसफ मजिस्ट्रेट के पास जाती है। हालांकि ये एक डिस्प्यूट बराबर बना है, ये फैमिली कोर्ट में भी फाइल हो सकती है, क्योंकि उसमें पर्सनल लॉ में ये कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, वहां पे वर्ड यूज किया है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी वो फैमिली कोर्ट में भी आता है और वो दीवानी न्यायालय में जहां पे मुंसफी होती है वहां पे भी आता है। तो ये दोनों तरह की प्रैक्टिस में है, जहां पे जो कोर्ट अच्छी लगे आप अपने हिसाब से उस केस को फाइल कर सकते हैं। अब इसकी ड्राफ्टिंग देखिए, ये टोटल इसकी ड्राफ्टिंग है। उसके बाद में यहाँ पे इसकी टाइप कॉपी लगी है, हम टाइप कॉपी से दिखाते हैं। ये कोर्ट नंबर है, यहाँ पे कोर्ट नंबर लिखना होगा, सिविल मूल वार्ड नंबर होगा, यहाँ पे तारीख दायरा होगा, उसके बाद ये पार्टी का नेम पूरा डिटेल लिखना होगा, उसके बाद में ये वादी मुद्दई होंगे और बनाम कर करके, क्योंकि बीवी एक ही होती है तो तलाक जो देंगे वो एक ही पार्टी को देंगे। अब ये तो पार्टी बनाना और सब्जेक्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं होता है। अब ऐसी सूरत में हमें क्या देखना है कि जो दावे की तहरीर लिखी जाएगी उसके हिसाब से वो कैसी होगी वो डिपेंड करेगा। तो क्या लिखते हैं कि दावा वास्ते तलाक की घोषणा अंतर्गत धारा 2 व 3 मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का ये सेक्शन कौन सा है, 2 और 3 के तहत ये एप्लीकेशन फाइल हुई है। किसके लिए, तलाक के लिए। इसको इंग्लिश में भी वहां के काउंसिल ने डिफाइन किया कि सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 2 और 3 मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑफ 1937। हालांकि यहाँ पे एप्लीकेशन छूट गया है, वो वर्ड भी यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद अब यहां से प्लेंट लिखना है, प्लेंट में कि कब कब शादी हुई थी और कैसे शादी हुई थी, और शादी होने के बाद में ये कब से यहां रह रही थी। उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि कुछ दिनों तक ये ठीक ठाक रहने लगी, उसके बाद में वाद विवाद करने लगी और अलग रहने का दबाव बनाने लगी, और जो हस्बैंड है उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश किया और कई बार आत्मदाह करने की कोशिश की। तो इसलिए इन्होंने एक ग्राउंड जनरेट किया तलाक देने के लिए। और आगे क्या लिखते हैं कि इनकी वजह से पूरे जनजीवन का खतरा बना हुआ है, इसलिए जो है तलाक दिया जाए। तो ये भी एक मुद्दा है। अब उसके बाद में इन्होंने लिखा कि शारीरिक संबंध बनाने में भी उन्होंने प्रॉब्लम की और मानसिक प्रताड़ना भी बहुत तरीके की दी है, और इनकी हरकतों से जो हस्बैंड है वो परेशान हो गए हैं और कई बार इन्हें समझाने की कोशिश किया, लेकिन ये लगातार तैयार नहीं हुई, और तैयार न होने के पीछे इनका सिर्फ एक मकसद था कि हम अपने माँ बाप को छोड़ कर करके और इनके साथ अलग रहने लगे। तो अब ये पैराग्राफ 6 में लिखा इन्होंने कि वो तलाक, मतलब मैं तलाक नहीं देना चाहता हूं, दोनों लोगों के बीच में मध्यस्थता करना था, लेकिन वो इस बात से भी मानने के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए ये डाइवोर्स की पिटीशन फाइल हुई है। अब एक पैराग्राफ इसमें यह भी लिखना पड़ेगा कि कब काज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है। जब भी कभी कोई सूट फाइल किया जाता है या सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज फॉर डाइवोर्स किया जाता है, तो उसमें आपको एक पैराग्राफ अलग से लिखना होगा कि कॉज ऑफ एक्शन कब का है और कॉज ऑफ एक्शन कहां का है। जिस जगह का कॉज ऑफ एक्शन दिखाएंगे उसी जगह पे आप उसी संबंधित कोर्ट में या उसी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब आगे क्या है, यह कि बनाए जो कॉज ऑफ एक्शन है इन्होंने अपना दिखाया कि ये डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में है, जो न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में मौजूद है। ये भी एक पैराग्राफ, वैसे इसमें कोई मैंडेट नहीं करता है ड्राफ्टिंग में, लेकिन ज्यूरिडिक्शन के संबंध में ये परंपरा बनी है या एक ट्रेडिशन है कि काउंसिल्स उसमें मेंशन करते हैं कि जो केस है वो ज्यूरिडिक्शन में है, और डाइवोर्स की जो पिटीशन है उसमें उमूमन उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो 10,000 की होती है। ज्यादातर काउंसिल
इसी को मेंशन करते हैं। और क्षेत्राधिकार जो कम अगर वैल्यूएशन का दिखाते हैं तो ये मुंसफ मजिस्ट्रेट या उसके कैटेगरी के सेम जज के पास जाता है। और अगर ज्यादा दिखा देंगे उसकी मालियत तो वो सीनियर डिवीजन के पास जाएगा, जिसमें कोर्ट फीस ज्यादा लगानी पड़ती है। तो इसमें 10,000 के ऊपर स्टैंप जो दिखाया तो इंडियन स्टैंप एक्ट के तहत इसकी कोर्ट फीस हुई टोटल 200 रुपए। तो ये 200 रुपए इन्होंने लगा दिया। अब ये रिलीफ है, रिलीफ का क्लास। तो रिलीफ का फैक्ट तो अपने हिसाब से आप नरेट कर सकते हैं, जो रिलीफ का क्लास है उसे देखना है। या कि वादे निम्नलिखित दादरसी या रिलीफ पाने का अधिकारी विनयी है, या कि डिग्री घोषणा अधिकार बाबत तलाक डिक्लेरेशन ऑफ डाइवोर्स बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादनी इस आशय की प्रदान की जावे कि वादनी फलाना फलाना इतना एज इतना तलाकशुदा पत्नी पत्नी सच एंड सच यहां तक वो पार्टी का नाम लिख दिया, एड्रेस पूरा लिख दिया इन्होंने, तहसील इतना, उत्तर प्रदेश की तलाकशुदा पत्नी मानी जाए। यानी बेसिकली इन्होंने अपने प्रेयर में कहा है कि आज के जिस दिन से ऑनरेबल कोर्ट तलाक की डिग्री दे उस दिन से ये जिस औरत के बारे में है या जिस वाइफ के बारे में वो कह रहे हैं अपने, उसको तलाकशुदा पत्नी ऑनरेबल कोर्ट डिक्लेयर कर दे। ये फर्स्ट पैराग्राफ मतलब फर्स्ट प्रेयर है। दूसरे प्रेयर में इन्होंने कहा कि डिग्री अलाउ करते समय प्रतिवादिनी से खर्चा भी दिलाया जाए और जो मुकदमे का जो एक्सपेंसेस है वो उसका भी एक डिमांड किया है। ये ऐसा कोर्ट दिलाती नहीं है, पर ये रूटीन वे का एक प्रेयर है, लोग करते रहते हैं। तो अब ये देखना है कि जो पिटीशन फाइल हुई है डाइवोर्स के लिए, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो डाइवोर्स की पिटीशन होगी वो इसी हिसाब से फाइल होगी और इसी में कोर्ट ने कंसीडर करते हुए डाइवोर्स की डिग्री अलाउ की है। देखिए यहां से ये जो ऑर्डर था डाइवोर्स को एक्सेप्ट किया है, ये कोर्ट का नाम है। नहीं, न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बलरामपुर उपस्थिति, ये कोर्ट का नाम है। ये मूलवाद संख्या है, ये वादी का नाम है और ये प्रतिवादिनी का नाम है। और यहां पे वास्ते दावा वास्ते तलाक की घोषणा धारा 2 व 3 मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी जो लोग ये कहते हैं कि तलाक के देने का और लेने का प्रोविजन मुस्लिम लॉ में नहीं है और कैसे तलाक दी जाएगी, वो मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, उसका इंप्लीमेंटेशन ज्यादातर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो लोग फैमिली कोर्ट की वकालत करते हैं उन्हीं लोगों को अच्छे ढंग से पता चल पाता है। अदरवाइज जो लोग सुप्रीरियर कोर्ट में करते हैं तो इस तरह के रेयर मैटर आते हैं, इसलिए उसका कंसिडरेशन नहीं होता है, इसलिए लोगों के बीच में कंफ्यूजन होती है। ये डिटेल ऑर्डर है डिक्री की। अब हम आते हैं जो लास्ट का कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, वो हम उसके डिस्कशन पे आते हैं कि कोर्ट ने कहा कि ये आदेश पे आ जाए, आदेश पे कि उपरोक्त विवेचना के फलस्वरूप न्यायालय इस अभिमत पे है कि वादी अपने दावे और याचिका को विश्वसनीय साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा, तद अनुसार दावा याचिका डिग्री किए जाने योग्य है। सामान्य वाद संख्या 100 इतना याचिका दावा डिग्री स्वीकार किया जाता है, यानी वादी बनाम एवं प्रतिवादिनी के मध्य हुए विवाह को विच्छेदित किया जाता है, तद अनुसार डिग्री तैयार की जाए। अब देखिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट का अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता तो ये ऑर्डर डेट है 28/2/2023 को। तो एक्चुअली ये जो हम लोग फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत फाइल करते हैं तो उसका कंसिडरेशन अलग है, लेकिन अगर कोई पर्सनल लॉ में भी फाइल कर रहा है तो उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ और अगर कोई दोनों
सेम कास्ट के मैरिज किए हुए हैं तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही गवर्न करेंगे और ऐसी पिटीशन फाइल करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो अब ये डेट ऑफ ऑर्डर है और इस हिसाब से कोर्ट ने विवाह को विच्छेदित कर दिया है। अंडर सेक्शन 2 एंड 3 को अलाउ करते हुए प्लेन पूरा कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट में कोई एप्लीकेशन फाइल हुई और वो अलाउ हो गई, तो अब कैसे उसको चैलेंज करेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। अब क्योंकि यहां पे 2-3 तरह के एक्ट आते हैं, एक तो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा ये है कि 227 की पिटीशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो दोनों में रिट पिटीशन यानी पिटीशन या रिट लाई नहीं करेगी। अब मामला यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट जो है आपके सामने है, ये 4 पन्ने का एक्ट है। अब इस 4 पन्ने के एक्ट में कहीं पे ये डिफाइन नहीं है कि जो ऑर्डर पास करेगी कोर्ट या मजिस्ट्रेट मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत उसको अंडर चैलेंज कहां पे करेंगे। तो कई बार ये कंफ्यूजन हम लोग क्योंकि हाई कोर्ट में करते हैं, तो यहां पे भी कई बार कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी कि जब इस एक्ट में कोई प्रोवाइड नहीं किया गया है और तो डायरेक्ट रिट जुरिडिक्शन में जाएगा, और अगर रिट जुरिडिक्शन में नहीं जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ज्यादातर गूगल पे परेशान होते हैं और कभी कभी गूगल भी डाटा नहीं दे पाता है। तो देखिए इसमें कहीं पे ये डिस्कस नहीं किया है, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 में ये कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं किया है कि इसकी पिटीशन कहां पे जाएगी या इस ऑर्डर को अंडर चैलेंज करेंगे तो कहां पे करेंगे। अब बात करते हैं कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, देखिए एक सेकेंड, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 इसमें क्या है, सेक्शन 19 पे आते हैं, सेक्शन 19, ये सेक्शन 19 चैप्टर 5 सेक्शन 19। एक्चुअली जो पिटीशन जाएगी हाई कोर्ट में वो अपील जाएगी, फर्स्ट अपील जाती है और फर्स्ट अपील जो जाएगी वो ये मतलब उसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये देखिए 19 है, सेव एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 2 एंड नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, not standing anything contained in the code of civil procedure or in code of criminal procedure, यानी दोनों को अलग करते हुए, in any other law in appeal shall lie every judgment or order not being an interlocutory of a family court to high court both on fact and on law। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां से, ये एनी अदर लॉ, यानी एनी अदर लॉ में जिस एक्ट में ये प्रोवाइड नहीं है, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये प्रोवाइड नहीं है कि अपील कहां पे जाएगी। तो इसी वर्ड से मतलब इसका डिटेल डिस्कशन किया जाता है और कई बार ऑनरेबल कोर्ट ने किया कि एनी अदर लॉ एन अपील, यानी कोई भी ऑर्डर हो एनी अदर लॉ के अलावा, यानी सीआरपीसी और सीपीसी को छोड़ करके, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी जजमेंट और ऑर्डर। तो जितने भी जजमेंट और ऑर्डर होंगे किस पे, फैक्ट पे और लॉ पे, वो किस में आएगा, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के सेक्शन 9 में। अब इसमें कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये दिया हुआ है कि कितने दिनों में फाइल करेंगे और कब फाइल करेंगे। बाकी जो अपील का प्रोविजन है ऑलमोस्ट यहां पे ये दिया हुआ है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग म्यूचुअल कंसेंट से शादी कर करके और अलग रहना चाहते हैं। अब उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि जो वेव ऑफ की पीरियड है
उसके लिए वो क्या करेंगे। तो अच्छा, यहां पे जो अपील फाइल करने का पीरियड है, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें 30 डेज है, ये 90 डेज हो गया। एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रिफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर। तो ये 30 डेज की जगह पे इसको कितना पढ़ना है, 90 डेज पढ़ना है। अब एक बात ये क्लियर हो गई कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के तहत जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा वो चैलेंज होगा फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में, सेक्शन 19 में। अब उसके बाद में एक चीज और देखते हैं। एक केस है, अच्छा, जो ये केस फाइल भी होगा वो कहां पे जाएगा, वो डिवीजन बेंच में जाएगा। इसमें जो केसेस फाइल होते हैं वो डिवीजन बेंच में जाते हैं। अब देखिए, ये जो नाजू की पिटीशन हमने फाइल की थी अभी, जिसपे हम डाइवोर्स की सेक्शन 2 एंड 3 की बात कर रहे थे, इस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ पे, उसमें ये पिटीशन जो जाएगी वो, चूंकि इसमें ऑलरेडी डिले था तो डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन थी, तो ऑनरेबल कोर्ट ने डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन पे इशू नोटिस करते हुए नोटिस जारी कर दिया था, और ये पिटीशन जो जाएगी वो डिले जाती है इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में, ये डिवीजन बेंच में जाती है। अब एक केस और डिस्कस करते हैं इसी को देखते हुए। ये केस है जिसमें दोनों लोगों ने म्यूचुअली मैरिज को डिसॉल्व करने की बात की, और उस डिसॉल्व पे जो वेव ऑफ पीरियड है यानी 1 साल के अंदर ही, तो उस पे कैसे कोर्ट ने क्या क्या वो किया, उस पे जरा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, यहां पे है वो कोर्ट का ऑर्डर, फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर है वो फैमिली कोर्ट लखनऊ का है। ये अंतर्गत धारा 14 हिंदू विवाह अधिनियम है, और ये ऑर्डर डेटेड है 30/5/2023 को। और इसमें क्या कहा गया था कि वेव ऑफ करने की प्रेयर की गई थी कि दोनों लोगों ने मैरिज को अपने सेटल कर लिया है और विद इन अ ईयर है। तो अब ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिसके लिए वेव ऑफ पीरियड कम करने के लिए हाईकोर्ट में आना पड़ा था। तो कभी भी जैसे ये देखा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट जो वेव ऑफ का पीरियड है 6 महीने, उसको कंडोन नहीं करती है और उसको कंसीडर नहीं करती है, जबकि कई एक वर्डिक्ट और जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा आया है, और कई बार ऐसी चीजें भी आई है, कई बार ऐसा वर्डिक्ट भी आया है। तो कोर्ट ने क्या लिखा कि पत्रावली जरिए कार्यालय प्रार्थना पत्र 3 के आधार पर पेश किया गया, जो याचिगढ़ की ओर से परस्पर सहमति द्वारा विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत याचिका को नियत तिथि अवधि 1 वर्ष से पूर्व संसित करने की अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 14 विवाह अधिनियम में शपथ पत्र इस आधार पर दाखिल किया गया है कि इनके बीच में ये शादी हुई थी। यानी ये एक फैक्ट है कि 1 साल के अंदर ही पिटीशन फाइल हो गई, 1 साल के अंदर ही फाइल हो गई कि शादी को डिसॉल्व कर दिया जाए। अब देखिए कोर्ट का लास्ट जजमेंट क्या है ट्रायल कोर्ट का, वो देखते हैं। बाकी फैक्ट पे वो था, ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है इन डिटेल यहां पे देखिए, लास्ट पैराग्राफ जी। कहा कि इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र गाथरी में ऐसा कोई अप्रत्याशित असामान्य परिस्थितियां आधार नहीं बताया गया जिसके कि नियत अवधि के पूर्व याचिका संसित न किए जाने की दशा में आवेदक को असाधारण कष्ट भोगना पड़ सकता है, अथवा साक्षी विपक्षी की
असाधारण दुराचरित का मामला है। इसके अलावा यह भी संभावना है कि पक्षकारों के बीच 1 वर्ष के अवसान से पूर्व समझौते की युक्त संभावना विद्यमान हो सकती है। ऐसी दशा में उक्त कारणों से प्रार्थना पत्र 3 का संदर्भीय नहीं है और निरस्त किया जाता है। यानी 1 साल के अंदर अगर कोई वो है फाइल की गई है तो उसको कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, ट्रायल कोर्ट ने, और उसको क्या किया, प्रार्थना पत्र 3 का निरस्त किया जाता है। आवेदक विधिक समयावधि के उपरांत पुनः याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अब जबकि इस मामले में कई एक जजमेंट आ चुका है जिसपे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कंसीडर किया है कि अगर 2 लोग एक साथ नहीं रहना चाहते हैं तो 13B की पिटीशन सेम डे अलाउ करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। एक जजमेंट यहां पे हमने जब पिटीशन फाइल किया तो उसके ग्राउंड में ये कोर्ट किया है, यानी फर्स्ट अपील ये फाइल किया था। 1 सेकंड के लिए फर्स्ट अपील आपको दिखा देते हैं। ये फर्स्ट अपील है और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ फर्स्ट अपील फाइल होती है। फर्स्ट अपील का ये हेडिंग है। उसके बाद में ये पार्टी का नेम है, तो चूंकि कंसेंट से है तो कंसेंट से दोनों पार्टी का एक साथ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हेडिंग है फर्स्ट अपील की कि फर्स्ट अपील अंडर सेक्शन इतना किस ऑर्डर के खिलाफ है और किस ऑर्डर से आप एग्रीव्ड हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगा दिया है। और उसके बाद में ये ग्राउंड लिख दिए हैं कि चूंकि जो ऑर्डर इंप्यून्ड है वो गलत है और दोनों लोग कंसेंट से कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और जो बेसिकली एक जजमेंट है उस जजमेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का जो केस है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 19B में जो बाउंड्री है 1 ईयर की वेव ऑफ करने की, उसको अगर म्यूचुअली कंसेंट से है तो ऐसी उसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी विद इन ईयर भी अगर कोई सीख करना चाहे और रीजन शो करे तो उसको अलाउ कर देना चाहिए। एक हिसाब से एक्ट का जो सेक्शन है उसको स्ट्रिक डाउन नहीं किया है ऑनरेबल कोर्ट ने, बट एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जिसके तहत 6 महीने का जो पीरियड है उसको खत्म करने के लिए कहा है। और एक जजमेंट है अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल, ये ऑनरेबल लखनऊ बेंच का जजमेंट है। ये अपील नंबर है 7560/2021, जजमेंट डेट ये है। और इसमें ये कंसीडर किया हुआ है, उस केस को भी कंसीडर किया, जसविंदर कौर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को कंसीडर करते हुए टाइम पीरियड को वेव ऑफ कर दिया गया है। अगर 2 लोगों के बीच में मध्यस्थता होने की गुंजाइश नहीं है और वो कंसेंट से तलाक लेना चाहते हैं तो ट्रायल कोर्ट में आप डाइवोर्स की पिटीशन चाहे मुस्लिम शरीयत लॉ के तहत फाइल करें, चाहे हिंदू मैरिज के लॉ के तहत फाइल करें या एनी अदर लॉ के तहत फाइल करें, अगर उसमें ट्रायल कोर्ट तैयार नहीं होती है या वेव ऑफ 1 साल के पीरियड को करती है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और वेव ऑफ की रिक्वेस्ट 19 फैमिली कोर्ट एक्ट 19 सेक्शन में फाइल कर करके एक अलग प्रकार की रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रेयर की गई कि ऑनरेबल कोर्ट क्या करे, वो वेव ऑफ कर दे और इस हिसाब से पिटीशन को अलाउ कर दे और कंसेंट ऑफ द पार्टीज से डाइवोर्स की डिग्री अलाउ कर दे। इस पे ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, देखिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी जो टाइम पीरियड, देखिए ये डिवीजन बेंच जाएगी, यहाँ पे नाम है, पार्टी नेम है, यहाँ पे काउंसिल का नेम है, यहाँ पे अपोजिट पार्टी है, ये डिवीजन बेंच ऑनरेबल डिवीजन बेंच के जजेस का नाम है। लर्नड काउंसिल फॉर द अपीलेंट प्रेस फॉर एंड परमिटेड टू विथड्रॉ दिस पिटीशन। इसमें ये कहा कि एट दिस स्टेज द पीरियड ऑफ 1 ईयर हैज बीन कंज्यूम,
तो अब ऑलरेडी जो है वो 13 भी जो है मेंटेनेबल हो जाएगी। तो ड्यूरिंग पेंडेंसी वो टाइम पीरियड हो गया था, अदरवाइज ये पिटिशन यहीं पे अलाउ हो जाती और वो ऑर्डर जो था वो क्वैश हो जाता और डाइवोर्स की डिग्री हाईकोर्ट से अलाउ हो जाती। अब कई तरीके से अगर आप देखें तो मेंटेनेंस में आप जो 125 का सूट होगा तो 125 के सूट पे 3 लोगों को राइट है फाइल करने का। अब 125 जो फाइल करेंगे उसमें 3 लोगों को मुख्यतः राइट दिया है, वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को। और किन परिस्थितियों में 125 का सूट रिजेक्ट हो सकता है उसके लिए 125 4 और 125 5 का जिक्र किया। उसके बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट के तहत किसमें डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, तो उसमें सेक्शन 3 एंड सेक्शन 2 एंड 3 में फाइल कर सकते हैं। अगर उसमें कोई रिजेक्शन या अलाउ होता है तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के सेक्शन 9 में फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। इसके बाद हमने जिक्र किया कि अगर वेव ऑफ पीरियड नहीं है तो भी आप पिटीशन फाइल कर करके वेव ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी डीवी एक्ट वगैरह में भी वोमेन प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहां पे वो टॉपिक नहीं है। हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि फैमिली कोर्ट में केस कैसे फाइल करेंगे और किस किस प्रकार के केसेस होते हैं। तो मेंटेनेंस का केस होगा, तलाक के केस होते हैं, सुलह समझौते के केस होते हैं, मीडिएशन वहां पे फाइलिंग के बाद मीडिएशन होता है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के वर्डिक्ट से। और तलाक के मामले में वेवाफ का जो पीरियड है वो दोनों के बीच में मीडिएशन करके और टाइम पीरियड दे करके, ताकि दोनों के बीच में किसी तरह से समझौता हो जाए। और फैमिली कोर्ट में कंज्यूगल राइट का भी मुकदमा होता है कि दोनों लोग अगर नहीं आ रहे हैं या किसी के बीच में मनमुटाव है तो जिसको विदाई का दावा कहते हैं, विदाई के केसेस भी वहां पे फाइल होते हैं। तो ऑलमोस्ट आज हमने कवर किया कि फैमिली कोर्ट में केस कैसे फाइल करेंगे और किस किस नेचर के केस फाइल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद। और कल मिलते हैं इतने ही टाइम 6 बजे के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।